Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 1st July 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about witch hunting. And this topic is important from our syllabus GS paper 1 Indian Society, GS paper 4 Ethics and Integrity, and also useful for GS paper 5 Assam issues point of view. तो विच हंटिंग वैसे तो क्या होता है आप सब जानते ही हैं, yet let me give an formal definition for witch hunting. तो witch hunting is an act of hunting for people who are believed to be practicing witchcraft or sorcery. मतलब ऐसे लोग जो काला जादू ऐसे चीज़ें करने का एलिगेशन लगा करके लोगों के ऊपर जब वायलेंट अटैक किया जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं विच हंटिंग. और विच हंटिंग इज़ मेनली रूटेड इन सुपरस्टिशियस बिलीफ. ज़्यादातर वही लोग विच हंटिंग में इंगेज होते हैं जो कहीं ना कहीं सुपरस्टिशियस होते हैं, जो इस तरह की चीज़ों में भरोसा रखते हैं तांत्रिसिज्म में कि जादू टोना जैसी चीज़ें होती हैं, वही लोग फिर विच हंटिंग जैसी एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस करते हैं. लेकिन बहुत बार विच हंटिंग वेस्टेड इंटरेस्ट से भी होता है, ऐसा बहुत बार इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का कहना है, पुलिस वगैरह का कहना है कि प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स हो गए, लैंड ग्रैब करने का इंटेंशन है, या जेलसी में, एनिमिटी में लोग जो हैं वो फिर सामने वालों को टारगेट करते हैं कि ये विच हंटिंग, ये विच क्राफ्ट प्रैक्टिस कर रहा है, सॉर्सरी प्रैक्टिस कर रहा है, और उसको फिर विच डिक्लेयर करके लोग हंटिंग मतलब उसके खिलाफ वायलेंट एक्टिविटीज़ करने लगते हैं. दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न बिहाइंड विच हंटिंग. बहुत बार रिजेक्शन ऑफ लव प्रपोजल्स या डिसअप्रूवल ऑफ सेक्सुअल एडवांसेस, और ख़ासकर इसमें फ़ीमेल जो हैं वो इसका शिकार बनती हैं कि लोगों ने प्रपोज़ किया कि ठीक है आई वांट टू गेट मैरिड विथ यू, और मान लो कि गर्ल ने मना कर दिया तो फिर कुछ ना कुछ तरीके निकाल करके उसको विच प्रूफ कर देने का, फिर विच हंटिंग करने का, टू टारगेट हर, टू क्रिएट अ फियर अगेंस्ट हर, अ फियर इन हर माइंड, सो दैट शी सकम्स टू योर डिमांड्स. इस तरह की चीज़ें भी होती हैं और जिस कारण से विच हंटिंग होती है. विच हंटिंग ऑफ कोर्स इज़ रूटेड इन लैक ऑफ एजुकेशन या सुपरस्टिशियस बिलीफ. उसके अलावा अगर लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जिस एरिया में होती है वहाँ पे विच हंटिंग के केसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन एंड देन फ्रस्ट्रेशन के कारण द इनर अर्ज टू टेक लॉ इन ओन हैंड, ये सब तभी आता है जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम हो. उसके अलावा विच हंटिंग पुअर हेल्थ फैसिलिटी जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में भी विच हंटिंग के केसेस ज़्यादा हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ होंगे तो लोग जो हैं डॉक्टर तो है नहीं, तो फिर इस तरह के तांत्रिक वगैरह के पास जाएंगे अपना इलाज करवाने के लिए, और इस केस में फिर सुपरस्टिशियस बिलीफ्स एंड ऑल. फिर तांत्रिक को जब कुछ समझ नहीं आएगा तो वो कहेगा कि तुम इसलिए बीमार हो क्योंकि उसने किसी और ने तुम्हारे ऊपर जादू टोना किया है, उसने तुम्हारे ऊपर ये सब कर दिया है, काला जादू कर दिया है, और इस तरीके से फिर विच हंटिंग होती है. सो पॉइंट इज़ कि इफ़ यू सी ऑल द डेटाज ऑफ विच हंटिंग यू विल फाइंड कि 80 to 90% केसेस में वीमेन आर विक्टिम्स ऑफ विच हंटिंग, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पैट्रियार्कल नेचर ऑफ सोसाइटी. जो भी वीमेन अकेले रह रही है, मान लो सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना प्रेफर कर रही है, कॉन्फिडेंट है, लोग कहीं ना कहीं पैट्रियार्कल माइंडसेट होने के कारण पीपल डोंट लाइक सच टेंडेंसीज अगेंस्ट वुमेन. खासकर जो थोड़े से जो रूरल एरियाज़ के सोसाइटीज़ हैं वहाँ, या ट्रेडिशनल या कस्टमरी सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे इस तरह की टेंडेंसी ज़्यादा होती है. तो जो भी इंडिपेंडेंट वुमेन होती है, शी समहाउ इज़ टारगेटेड बाय क्लेमिंग दैट शी इज़ प्रैक्टिसिंग विच क्राफ्ट. तो इस कारण से विच हंटिंग में ज़्यादातर वीमेन आर द विक्टिम्स. अभी विच हंटिंग देखा जाए तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के अंदर ही विच हंटिंग होती रही है. अगर 16th-17th सेंचुरी में देखें तो यूके या फिर फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों में भी विच हंटिंग के इशूज़ थे, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे उन्होंने मल्टी डायरेक्शनल तरीके से काम किया. लोगों के अंदर एक लिटरेसी रेट को बढ़ाया, एजुकेशन के लेवल को बढ़ाया, अवेयरनेस क्रिएट किया, उसके साथ ही साथ स्ट्रिंजेंट लॉज बनाए, जैसे विच क्राफ्ट एक्ट लाया गया था इंग्लैंड में. इस तरीके से धीरे धीरे करके उन्होंने विच हंटिंग के इशूज़ को बहुत हद तक एड्रेस कर दिया. अब तो वहाँ पे है ही नहीं, विच हंटिंग जैसी कोई चीज़ वहाँ है नहीं. इंडिया के अंदर भी अगर बात की जाए तो विच हंटिंग प्रिवेल्ड इन मैनी स्टेट्स लाइक असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, लेकिन बाकी सारे स्टेट्स में विच हंटिंग बहुत हद तक कम हो गया है. असम के अंदर ये प्रॉब्लम अभी तक कंटिन्यू कर रहा है इन वैरिंग डिग्रीज. तो अगर विच हंटिंग की बात की जाए तो आसाम में इट इज स्टिल प्रिविलेंट एंड मोर प्रिविलेंट इन
रूरल एरिया स्पेशली अमंगस्ट ट्राइबल और आदिवासी कम्युनिटीज़। और ये हम लोग डाटा के बेसिस पे कह रहे हैं। असम पुलिस का जो CID डिपार्टमेंट है उनके हिसाब से देयर हैव बीन 102 रिपोर्टेड इंसिडेंट्स। ध्यान दीजिए रिपोर्टेड, क्योंकि अनरिपोर्टेड तो कई सारे हो जाते होंगे। देयर हैव बीन 152 रिपोर्टेड इंसिडेंट्स ऑफ विच हंटिंग बिटवीन 2010 to 2020, जिसमें 119 पीपल हैव बीन ब्रांडेड एज विचेस एंड किल्ड। अगर आप असम के अंदर भी बात करें तो जो ट्राइबल बेल्ट्स हैं या थोड़े से बैकवर्ड रीजन्स हैं वहाँ पे विच हंटिंग के केसेस सबसे ज़्यादा। इनफैक्ट कोकराझार डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्डेड हाईएस्ट नंबर ऑफ विच हंटिंग केसेस। अब देखिए जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, ट्राइबल रीजन्स हैं, खासकर अब देखिए BTAD वाला रीजन में, वहाँ पे विच हंटिंग के केसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो जितना डार्क कलर से हमने जो एरिया रिप्रेजेंट किया है वहाँ पे विच हंटिंग के केसेस सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। कोकराझार as a district has registered highest number of witch hunting cases in last decade। क्या स्टेप्स ले रही है हमारी सरकार, असम में क्या क्या एक्शंस लिए गए हैं विच हंटिंग को रोकने के लिए, उनको भी एक एक करके देखते हैं। प्रोजेक्ट प्रहरी स्टार्ट किया गया था वे बैक इन 2001 इटसेल्फ। देखिए जो हमारे फॉर्मर DGP साहब कुलधर सैकिया जी हैं, तो जब वो DIG थे वेस्टर्न रेंज के, उस टाइम में कोकराझार के अंदर विच हंटिंग के केसेस निकल के आए थे जिसमें 5 या 6 लोगों को मार दिया गया था। उसके बाद कुलधर सैकिया साहब ने, जब वो DIG थे, उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, प्रोजेक्ट प्रहरी। प्रोजेक्ट प्रहरी एम्ड एट क्रिएटिंग अ इंटीग्रेशन और ब्रिज ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन पुलिस एंड लोकल कम्युनिटीज़। तो गांव के ही लोगों के बीच में और पुलिस के बीच में एक सही तालमेल बिठाना मेन गोल था प्रोजेक्ट प्रहरी का। इससे क्या फ़ायदा होता था कि कभी भी विच हंटिंग के ऐसे माहौल बनते होते थे कि ऐसी कुछ खबर निकल के आ रही है कि पीपल आर नॉट टारगेटिंग समवन एज विचेज एंड a particular person or a group of person may be targeted for witch hunting, तो उसके पहले ही सर पुलिस को पता लग जाता था because of the local community who acted as a bridge between police and the village, और इस कारण से पुलिस पहले ही एक्शन ले लेती थी। तो इस तरीके से भी बहुत हद तक प्रोजेक्ट प्रहरी के कारण विच हंटिंग के केसेस कम हुए। उसके अलावा हमारे जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी थे, जब वो चीफ मिनिस्टर थे असम के, तब उन्होंने एक संस्कार नाम का प्रोजेक्ट चलाया था जिसका मेन काम था कि असम के अंदर सुपरस्टिशन को कम किया जाए, मिसबिलीव्स को ख़त्म किया जाए और लोगों के अंदर एम्पैथी डेवलप की जाए। तो उससे भी विच हंटिंग के केसेस कुछ कम हुए हैं। फिर मिशन बीरूबाला, इसके बारे में, इस मिशन के बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। अगर विच हंटिंग के बारे में आप बात कर रहे हैं तो आपको मिशन बीरूबाला ज़रूर जानना चाहिए। देखिए बीरूबाला राभाजी, सी बिलोंग्स टू ठाकुर विला विलेज ऑफ गोवालपारा डिस्ट्रिक्ट एंड सी इज़ वेरी वेल नोन इंडियन एक्टिविस्ट हु कैंपेन्ड फॉर अबाउट डिकेड्स अगेंस्ट विच क्राफ्ट एंड विच हंटिंग इन असम। तो 1980s में ही बीरूबाला जी ने एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया जिसका नाम है मिशन बीरूबाला, जिसका मुख्य काम है कि असम की अलग अलग जगहों पे विच हंटिंग के खिलाफ अवेयरनेस क्रिएट करें। और मिशन बीरूबाला ने आज तक कम से कम 50 से भी ज़्यादा औरतों को विचेज ब्रांड होने से बचाया है और उनके खिलाफ विच हंटिंग होने से रोका है। इनफैक्ट बीरूबाला राभा वॉज नॉमिनेटेड फॉर नोबल प्राइज़ ऑल्सो इन 2005। वो बात अलग है, उनको मिला नहीं। इन जनवरी 2021 शी वॉज अवॉर्डेड विथ पद्म श्री अवार्ड। अभी देखो, अभी बीरूबाला जी के इनिशिएटिव्स के कारण और कुलधर सैकिया साहब के एफर्ट्स के कारण असम सरकार ने 2015 में एक कानून लाया जिसका नाम है असम विच हंटिंग प्रोहिबिशन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट। इस कानून की मदद से विच हंटिंग प्रैक्टिस करना एक इलीगल एक्टिविटी है। इलीगल तो पहले भी था, लेकिन उसको कानूनी तौर पे आइडेंटिफाई करके डिफ़ाइन किया गया कि कौन कौन सी एक्टिविटी जो है विच हंटिंग में आएगी और उस पर क्या क्या एक्शंस या पेनल्टी लिए जा सकते हैं। सो दिस एक्ट प्रिस्क्राइब्स प्रिजन टर्म अप टू 7 years एंड फाइन अप टू ₹5 लाख फॉर कॉलिंग अ पर्सन विच। तो इस बात का ध्यान रखना, किसी पे एलिगेशन लगाने से ही कि ये पर्टिकुलर इंसान विच हंटिंग, ये विच क्राफ्ट कर रहा है, काला जादू कर रहा है, इस तरह के एलिगेशंस लगाने पे भी 7 साल तक की जेल हो सकती है, 5 लाख तक का फाइन लग सकता है। और विच हंटिंग के केस में अगर मर्डर हो जाता है, सामने वाले को आप टारगेट करके मार दिया जाता है, उस केस में सेक्शन 302 एप्लीकेबल होगा। मर्डर वाला जो सेक्शन है IPC का, दैट विल बी एप्लीकेबल इफ़ समवन इज किल्ड आफ्टर बीइंग ब्रांडेड एज अ विच। अगर कोई इंसान
विच ब्रांड होने के कारण किसी को बार बार उसको विच बुला करके कि ये विच क्राफ्ट प्रैक्टिस करता है या करती है, इस कारण से उसको इतना हैरास किया गया कि मान लो सुसाइड कर ले बिकॉज ऑफ इंटीमिडेशन, स्टिग्मेटाइजेशन या डिफेमिंग, तो उस केस में भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। 302 लग जाएगा, सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी लग जाएगा मर्डर वाला, और 5 लाख तक की फ़ाइन भी हो सकती है। उसके अलावा इस कानून में ये भी लिखा है कि लोकल जो एनजीओज हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, वो उनके साथ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर सिंक या कोऑर्डिनेशन डेवलप करने की कोशिश करेगा इन असम इन ऑर्डर टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ विच हंटिंग इन असम। इस टॉपिक के बेसिस पे मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। जितना भी डिस्कशन हमने किया है उसके बेसिस पे आप ये मेंस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आपको एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि ये कानून बनने के बावजूद भी आज तक रिपोर्टेड केसेस ऑलरेडी बहुत कम है, और रिपोर्टेड केसेस में फिर कन्विक्शन का रेट भी काफ़ी कम है। इसी कारण से ये सवाल मैंने इस तरह का दिया है कि सिर्फ क्रिमिनल लॉ बनाने से विच हंटिंग जैसे बारबेरिक एक्ट कम नहीं होंगे। तो यहाँ पे फिर आपको एड्रेस करना है, आपको हाईलाइट करना है कि एजुकेशन लेवल बढ़ाना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ाने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने चाहिए, तब जा कर के विच हंटिंग कम होगा। सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनलाइजेशन करने से विच हंटिंग के प्रॉब्लम्स पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं होंगे। ये बातें आपको लिखनी है इस क्वेश्चन के अंदर। 150 वर्ड्स में आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, 10 मार्क्स का क्वेश्चन मान करके आप चलिए इसको। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट G20 मीट दैट इज टू बी हेल्ड इन कश्मीर नेक्स्ट ईयर, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। G20 ग्रुप, G20 स्टैंड्स फॉर ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, बट एक्चुअली इसमें 20 देश नहीं हैं, 19 देश हैं, और यूरोपियन यूनियन गेट्स रिप्रेजेंटेशन एज 1 यूनिट। तो 19 कंट्रीज प्लस 1 ग्रुप टुगेदर इज नोन एज G20। ये सारे देश इसके मेंबर्स हैं, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चाइना। तो एक बार इनको देख लेना। G20 का सिग्निफिकेंस देखो, बस 20 कंट्रीज़ या मेंबर कंट्रीज़ हैं या ग्रुप्स हैं, लेकिन दुनिया का 2/3 पॉपुलेशन ये रिप्रेजेंट करते हैं, 85% ऑफ वर्ल्ड्स GDP रिप्रेजेंट करते हैं, 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड रिप्रेजेंट करते हैं, 80% ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स दीज आर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अभी रिसेंट G समिट्स कहाँ कहाँ हुए हैं उनको एक एक करके देखते हैं। 2019 में G समिट हुआ था जापान में, 20 में सऊदी अरबिया में, 2021 में इटली में, सब याद नहीं करना है, 2022 में इंडोनेशिया में, 2023 का ये इंपॉर्टेंट है G समिट होने वाला है इंडिया में। G20 ट्रायोका भी समझ लो। देखो, 3 देश हमेशा ही कहे जाते हैं G20 ट्रायोका। मीन्स 2022 के लिए जब इंडोनेशिया G20 करने वाला है तो उससे पहले जिसने किया है G20 समिट को चेयर या हेड, और उसके बाद जो कंट्री उसको करने वाला है, ये तीनों मिला करके कहे जाएंगे G20 ट्रायोका फॉर द ईयर 2022। तो 2022 के लिए G20 ट्रायोका या तिकरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना तिकरी, वो होगी इटली, इंडोनेशिया और इंडिया की। G20 ट्रायोका का सरल सा मतलब ये है कि द कंट्री दैट अज्यूम्स प्रेसिडेंसी, previous presidency and next presidency, together they are known as troika, together they represent और set agenda for the group। जो पहले थी, जो अभी है और आगे, ये तीनों मिल करके G20 समिट्स की कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हैं, एजेंडा को मेंटेन करते हैं। इटली पास करेगा इंडोनेशिया को कि क्या एजेंडा पिछले बार था, इंडोनेशिया उसको पास करेगा इंडिया को। अब करंट न्यूज़ देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडिया के अंदर G20 समिट होने वाला है 2023 में। तो भारत सरकार ने हाल फिलहाल में स्टेटमेंट रिलीज़ करके कहा है कि जो 2023 का G20 समिट होने वाला है दैट विल बी हेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। इस पे चाइना ने ऑब्जेक्शन रेज किया है। चाइना ने कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो भारत सरकार G20 समिट कराने का सोच रही है, ये भारत पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर सकता है, ऐसा चाइना ने कहा। चाइना का कहना है कि जम्मू एंड कश्मीर इज ए डिस्प्यूटेड इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और चूँकि एक छोटा सा पार्ट जम्मू और कश्मीर का चाइना के पास भी है, चाइना के जो प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इट मूव्स थ्रू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन। सो फॉर दिस चाइना ऑल्सो कंसिडर्स इटसेल्फ एज ए पार्टी टू जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट। तो चाइना का ऐसा मानना है कि ये जो डिस्प्यूट है जम्मू एंड कश्मीर का, उसमें पाकिस्तान, इंडिया और चाइना तीनों के
आपस में अंडरस्टैंडिंग से ही ये डिस्प्यूट रिजॉल्व होना चाहिए। नो यूनिलैटरल डिसीजन शुड बी टेकन। यही कारण है कि आप समझो कि जो 5 अगस्त 2019 को हमने जम्मू एंड कश्मीर का टेरिटोरियल स्टेटस बदला था, उसका रिस्पॉन्स माना जा सकता है चाइना के तरफ से गलवान वैली 2020 का। गलवान वैली में जिस तरह से वायलेंस दिखाया चाइना ने, क्योंकि चाइना अपने आप को एक पार्टी मानता है इन जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट कि भाई हमारा CPEC वहाँ से गुजरता है। जम्मू कश्मीर का छोटा सा टेरिटरी तो चाइना के पास भी है, विच वॉज गिफ्टेड बाई पाकिस्तान टू चाइना। सो दिस इज़ हाउ चाइना क्लेम्स कि इट हैज़ ऑल्सो लोकस स्टैंडाई इन जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट, एंड पाकिस्तान का तो है ही, ऐसा चाइना मानता है कि इट इज़ ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी। और ऑफ कोर्स इंडिया का स्टैंड अलग है, बिल्कुल अलग है। जम्मू एंड कश्मीर इज इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। चाइना पाकिस्तान हैव नो लोकस स्टैंड इन दिस मैटर। तो इसको लेकर के देखो, इंडिया जानबूझ करके जम्मू एंड कश्मीर में G20 की सबमिट करा रहा है अपने इस स्टैंड को और ज़्यादा बोल्ड तरीके से रखने के लिए इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड कि जम्मू एंड कश्मीर इज इंटरनल पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज़ इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। तो हम वहाँ पे सबमिट कराएं और इसमें हमें किसी से और से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। अभी G20 की बात चली रही है तो एक और चीज़ देख लो। G20 ने साल 2020 में एक फ्रेमवर्क अनाउंस किया था जिसका नाम है G20 कॉमन फ्रेमवर्क। नवंबर 2020 में अनाउंस किया था। G20 कॉमन फ्रेमवर्क का मेन गोल है कि जो भी ऐसे छोटे छोटे देश हैं, गरीब देश हैं, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुका है, अनसस्टेनेबल डेट हो चुका है बिकॉज ऑफ इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, उनकी मदद की जाए ताकि वो अपने उधार को थोड़ा सा कम कर पाएँ, डेट को कम कर पाएँ। ये जो इनिशिएटिव है इसको नाम दिया गया G20 कॉमन फ्रेमवर्क। एज आई सेड, नवंबर 2020 में स्टार्ट किया गया विद द इशू ऑफ एड्रेसिंग द चैलेंज ऑफ अनसस्टेनेबल डेट ऑन कंट्रीज सफरिंग बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो दिस इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय G20 अलोंग विथ पेरिस क्लब। पेरिस क्लब क्या है उसके बारे में थोड़े टाइम बाद में आपको समझाऊंगा। वो बात अलग है कि G20 कॉमन फ्रेमवर्क में बस 3 ही देशों ने अभी तक अप्लाई किया है डेट सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। वो 3 अफ्रीकन देश चाड, इथोपिया एंड जैम्बिया हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, G20 कॉमन फ्रेमवर्क हैज़ बीन स्टार्टेड बाय G20 ग्रुप एंड पेरिस क्लब। तो पेरिस क्लब क्या है वो भी ज़रा देखते हैं। पेरिस क्लब इज़ एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ क्रेडिटर नेशंस। तो दुनिया के ऐसे अमीर देश जो ज़्यादातर बाकी देशों को उधार देते हैं, यानी कि क्रेडिटर नेशंस, उनका एक इनफॉर्मल ग्रुप है पेरिस क्लब। और पेरिस क्लब जो है वो दुनिया के ऐसे देशों का ग्रुप है, अमीर देशों का, जो दुनिया के बाकी गरीब देशों को ज़्यादातर उधार देते हैं। इन्होंने इनफॉर्मल ग्रुप बनाया पेरिस क्लब, और ये कभी कभार पेरिस क्लब में बैठ करके फैसला करते हैं कि क्या सोल्यूशन लिया जा सकता है इन गरीब देशों से अपना पैसा निकलवाने का। सो पेरिस क्लब इज एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ क्रेडिटर नेशंस हुज ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड वर्केबल सॉल्यूशन टू पेमेंट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय डेटर नेशन, यानी कि जिन देशों ने उधार ले रखा है उनसे पैसा निकलवाने का क्या उपाय हो सकता है। तो देयर आर 19 परमानेंट मेंबर्स ऑफ पेरिस क्लब, लेकिन ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है, राइट। अभी पेरिस क्लब और लंदन क्लब में कंफ्यूज मत होना। लंदन क्लब इज डिफरेंट। लंदन क्लब इज अ ग्रुप ऑफ कॉमर्शियल बैंकर्स फॉर्म्ड इन द ईयर 1976 टू डील विद द फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ जायरे, जो अफ्रीकन कंट्री है। तो पेरिस क्लब और लंदन क्लब अलग अलग हैं, ठीक है जी। पेरिस क्लब इज ए क्रेडिटर नेशन क्लब। इतने सारे मेंबर्स हैं पेरिस क्लब के, यहाँ ग्रीन कलर से हमने आपको दिखा रखा है। इंडिया इज़ हैविंग एन ऑब्जर्वर स्टेटस इन पेरिस क्लब, नॉट ए परमानेंट मेंबर स्टेटस। इस टॉपिक के बेसिस पे यूपीएससी ने 2 बार सवाल पूछे हैं G20 पे। G20 में जो अभी मौजूदा यूपीएससी प्रीलिम्स हुआ है 5 जून को, उसमें भी सवाल आया था। 2020 में भी यूपीएससी ने इस पे सवाल पूछा था। तो ये दोनों सवाल मैंने आपको यहाँ दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान रैंकिंग, BRAP रैंकिंग। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, ये जो BRAP रैंकिंग है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलीज़ करती है, जिसमें हमारे स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज़ को रैंकिंग दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ रिफॉर्म्स ब्रॉट बाय दीज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी एंड फाइनेंस, ताकि वो स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकें और इनके बीच में बेहतर या हेल्दी कंपटीशन हो सके। तो टोटल 301 टाइप्स के रिफॉर्म्स पे इनको रैंकिंग दी जाती है, जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंसेज, लेबर लॉज को कितना इन्होंने सिंप्लीफाई किया, इन्वायरमेंट नॉर्म्स को कितना सिंप्लीफाई किया, कंस्ट्रक्शन परमिट कितना आसानी से दे रहे हैं। तो इन सब के बेसिस पर 301 इस तरह के
कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पे स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को रैंकिंग या कैटेगराइज किया जाता है इन बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। मेन गोल है कि स्टेट्स के बीच में थोड़ा कंपटीशन लाया जाए और उनकी ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी इंप्रूव की जाए। तो मुद्दा यह है कि 5th रिपोर्ट ऑफ बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान फॉर द ईयर 2020, 2020 के साल का डाटा आ चुका है अब 2022 में, और दैट इज़ द 5th रिपोर्ट ओवरऑल। 2015 से ही BRAP पब्लिश हो रहा है, तो 2020 वाला 5th रिपोर्ट ऑफ BRAP हैज़ बिन पब्लिश्ड, जिसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। तो टॉप अचीवर्स कैटेगरी में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स हैं। अचीवर्स उससे नीचे वाला कैटेगरी है, मतलब टोटल 4 कैटेगरी है, टॉप अचीवर, एस्पायरर्स एंड एमर्जिंग बिजनेसेस इकोसिस्टम कैटेगरी। अचीवर्स में ये सारे स्टेट्स हैं, सबका नाम तो आप याद नहीं कर सकते। आप अगर APSC प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि आसाम एज ए स्टेट अंडर BRAP हैज़ बिन रैंक्ड अंडर एस्पायरर्स कैटेगरी, यानी कि तीसरे नंबर के कैटेगरी पे है, जबकि बिहार, चंडीगढ़ जैसे ये सब जगह, दिल्ली, ये सब हैव बिन मेंशन्ड इन एमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम कैटेगरी। तो आपको APSC प्रीलिम्स के लिए याद रखना है कि आसाम इज पार्ट ऑफ द एस्पायरर कैटेगरी। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इसरोस पोएम प्लेटफॉर्म। तो पोएम क्या है जरा देखते हैं। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली फ्रॉम द स्पेस सेगमेंट। थोड़ा डिटेल में समझते हुए चलते हैं। देखो, इसरो की अलग अलग लॉन्च व्हीकल्स या रॉकेट सिस्टम के बारे में ज़रा समझते हैं। इसरो ने जो सबसे पहले लॉन्च व्हीकल लाया था वो था SLV, 1979-80 में लाया था। ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे था, फिर लाया, इसको अपग्रेड किया ASLV, ऑगमेंटेड SLV जिसको कहते हैं। ये दोनों काफ़ी बेसिक्स थे, मतलब सिर्फ लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही ये सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते थे। पे लोड भी देखो कितना कम है, 40 kg, 150 kg। पे लोड का मतलब होता है कि कितने वजन का सैटेलाइट ये लेके जा सकते हैं स्पेस में। तो ये सब 40 kg का सैटेलाइट तो बहुत कम हुआ, 150 kg का सैटेलाइट भी काफ़ी कम हुआ। तो मतलब नाम का एक्सपेरिमेंटल छोटे छोटे सैटेलाइट्स ये लेकर के जा सकते थे स्पेस में। फिर हमने जो सबसे पहला सिग्निफिकेंट लॉन्च व्हीकल डेवलप किया वो है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, क्रिएटेड इन 1994। इसके पास पेलोड कैपेसिटी भी ज़्यादा है, 1400 के आसपास, पोलर ऑर्बिट में जा सकता है। फिर GSLV जो सबसे पावरफुल हमने बनाया, 2000 किलोग्राम तक का पेलोड ले सकता है और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, यानी कि 36,000 किलोमीटर की हाइट तक ये ले जाकर के सैटेलाइट्स को छोड़ सकता है। और GSLV में भी सबसे अपग्रेडेड वर्जन है, GSLV में भी अलग अलग वर्जन है। तो GSLV Mach 1, Mach 2, Mach 3। तो GSLV का जो सबसे अपग्रेडेड वर्जन है वो है GSLV Mach 3। उसकी तो पेलोड कैपेसिटी और भी ज़्यादा, 4000 किलोग्राम तक है। तो दिस इज़ द मोस्ट अपग्रेडेड वन। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो मानते हैं कि PSLV से ज़्यादा कैपेसिटी है GSLV का, बट PSLV सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है इसरो के लिए। PSLV को हम लोग कहते हैं वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। PSLV का 54 में से 52 फ्लाइट सक्सेसफुल रहा है अभी तक, जबकि GSLV में फेलियर्स थोड़े से ज़्यादा रहे हैं। 18 में से बस 14 मिशन ही कामयाब हुए हैं, 4 फेलियर रहे हैं। इनफैक्ट चंद्रयान 2 मिशन में GSLV का इस्तेमाल किया गया था, और चंद्रयान 2 आपको पता है पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा। उसका लैंडर मिशन नहीं कामयाब हो पाया, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। आई होप यू नो दैट। जबकि PSLV का मार्स ऑर्बिटर मिशन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सक्सेस। लेकिन फ्यूचर में GSLV के कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस आ रहे हैं, जैसे कि चंद्रयान 3 या गगनयान आ रहा है। दे विल बी यूजिंग GSLV Mach 3। तो होप तो बहुत है आगे GSLV से, लेकिन अभी तक PSLV हैज़ बीन द मेन परफॉर्मर फॉर इसरो। सैटेलाइट्स एक्चुअली कैसे काम करते हैं जरा ये देखो सैटेलाइट्स में अलग अलग स्टेजेज होते हैं। सैटेलाइट्स या रॉकेट जो होते हैं उसमें अलग अलग स्टेजेज होते हैं। जैसे PSLV में 4 स्टेजेस में फ्यूल लगे हैं, सॉलिड, लिक्विड। GSLV में 3 स्टेजेज में, सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक। तो होता क्या है कि पहला स्टेज का जो फ्यूल है वो जब पूरी तरह से बर्न हो जाता है तो वो फिर डिटैच होकर के, सेपरेट हो जा करके रॉकेट से अलग हो जाता है। फिर दूसरा स्टेज ऑन होता है। दूसरा स्टेज जब बर्न होता है और जब वो पूरी तरह से एनर्जी दे देता है, उसका फ्यूल खत्म हो जाता है, तो फिर वो सेपरेट हो जाता है, डिटैच हो जाता है। इस तरीके से सैटेलाइट्स काम करते हैं। तो आप देखो एग्जैक्टली सैटेलाइट्स कैसे काम करते हैं आपको इसमें पता चलेगा। देखो ये सैटेलाइट जैसे जा रहा है, इसको लॉन्च किया हमने, तो अभी मान लो ये PSLV, तो इसमें 4 स्टेजेस लगा हुआ है। अभी जो फर्स्ट स्टेज है सॉलिड वाला, इसको पूरा एनर्जी दिए जा रहा है,
थ्रस्ट दिए जा रहा है और ये आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब फर्स्ट स्टेज का एनर्जी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा तो फर्स्ट स्टेज विल सेपरेट। आप देखना थोड़े टाइम बाद फर्स्ट स्टेज पूरी तरह से उसका एनर्जी ख़त्म हो जाएगा तो बर्न होकर के वो सेपरेट हो जाएगा और फिर सेकेंड स्टेज एक्शन में आएगा। देखो अब सेपरेट होगा फर्स्ट स्टेज, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज ख़त्म तो अलग हो गया, अब सेकेंड स्टेज एक्शन में आ गया, फिर सेकेंड स्टेज बर्न होगा, फिर सेकेंड स्टेज जब तक पूरी अपनी एनर्जी दे देगा और जब उसका फ्यूल ख़त्म हो जाए तो वो सेपरेट हो जाएगा, फिर थर्ड स्टेज बर्न होगा, फिर वो सेपरेट होगा। तो इस तरीके से PSLV हो या GSLV कोई भी रॉकेट सिस्टम हो वो काम करता है और अंत में बच जाता है बस तो फाइनल स्टेज, ठीक है। और फाइनल स्टेज जाकर के क्या करता है कि सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में छोड़ देता है और ऑर्बिट में छोड़ने के बाद फाइनल स्टेज फिर जाकर के सेपरेट हो जाता है सैटेलाइट से और जाकर के ओशन में जाके गिर जाता है। तो जैसे PSLV की बात की जाए तो इट हैज़ 4 स्टेज रॉकेट। तो फर्स्ट 3 stages when they are spent they fall back into the ocean and the final stage जिसको हम लोग कहते हैं PS4 final stage after launching the satellite ends up as a space junk। तो पहले 3 स्टेजेस जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और जाकर के ओशन में फॉल कर जाएंगे। चौथा स्टेज जो है वो सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में छोड़ेगा और फिर वो स्पेस में ही रह जाता है और धीरे धीरे वो डिफंक्ट होकर के स्पेस जंक या स्पेस डेब्रिस की तरह वो हो जाता है, मतलब डिस्कार्डेड हो जाता है। ये चीज़ समझना ज़रूरी था अगर हमें करंट न्यूज़ समझना है कि अलग अलग स्टेजेज होते हैं PSLV में, एक स्टेज सेपरेट होता है फिर दूसरा होता है। इसको समझने के बाद अब आप समझो जो करंट न्यूज़ है जिसको हम लोग कह रहे हैं पोएम। अभी पोएम देखो स्टैंड्स फॉर PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। ये क्या है समझते हैं। देखो ये PSLV में एक नया अपग्रेडेड वर्जन बनाया गया है PSLV का, PSLV C53 मिशन। PSLV C53 मिशन में क्या होगा कि पहला स्टेज सेपरेट होकर के अलग होगा, फिर ये आगे जाएगा, दूसरा सेपरेट होकर के अलग होगा, फिर तीसरा सेपरेट होकर के अलग होगा, फिर चौथा जो स्टेज है वो जाकर के सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में छोड़ देगा और उसके बाद चौथा स्टेज जो है PS4 ये स्पेस डेब्रिस नहीं बनेगा, स्पेस जंक नहीं बनेगा, ये भी एक ऑर्बिटल की तरह घूमना शुरू कर देगा अर्थ के अराउंड। और ये जो ऑर्बिटल की तरह घूमना शुरू करेगा अर्थ के अराउंड उसका क्या फ़ायदा होगा वो समझो। उस पे हम लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जो हमारे लिए फ्यूचर में काम आएगा। तो अभी तक कैसा होता था कि जो चौथा स्टेज वाला लॉन्च व्हीकल का हिस्सा होता था वो जाकर के स्पेस डेब्रिस बन जाता था, लेकिन ये अभी जो PSLV का अपग्रेडेड वर्जन हमने बनाया C53 उसमें जो चौथा स्टेज होगा वो जाकर के स्पेस में ही ऐसे अर्थ के अराउंड रोटेट करने लगेगा, रिवॉल्व करने लगेगा और उसी को हम लोग कह रहे हैं पोएम। PSLV का ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल ऑर्बिट करेगा और इस तरह से ऑर्बिट करेगा कि फ्यूचर में उस पर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। सो इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट PS4 स्टेज वुड ऑर्बिट द अर्थ इन ए स्टेबलाइज फॉर्मेट या प्लेटफॉर्म सो दैट वी कैन डू एक्सपेरिमेंट, वी कैन परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स ऑन दैट। और करंट न्यूज़ ये है कि ये जो PSLV C53 मिशन है ये सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है। और ये PSLV C53 मिशन में कैसा है, 3 सैटेलाइट्स हमने छोड़े हैं स्पेस में और इन तीनों सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ने के बाद जो इस PSLV C53 का 4th स्टेज वाला था ऑर्बिटल वो स्टेबलाइज तरीके से अपने ऑर्बिट को पकड़ चुका है, यानी कि फ्यूचर में उस पर हम लोग एक्सपेरिमेंट्स कर पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि इसरो आखिर सिंगापुर के सैटेलाइट छोड़ क्यों रही है, सिंगापुर के सैटेलाइट्स हमने क्यों लॉन्च किए हैं। क्या मैंने बताया, PSLV C53 उसका चौथा स्टेज जो है ऑर्बिटल मॉड्यूल की तरह रिवॉल्व करेगा अर्थ के अराउंड, जिसमें हम लोग फ्यूचर में एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसी को शॉर्ट में कहा जा रहा है पोएम। और इसने पहले C53 ने पहले ऑर्बिटल मॉड्यूल से पहले 3 सिंगापुर के सैटेलाइट्स छोड़े हैं स्पेस में, तो लॉन्च किए हैं स्पेस में। तो आखिर सिंगापुर के सैटेलाइट्स हम क्यों लॉन्च कर रहे हैं, सिंगापुर के सैटेलाइट्स को हमने कॉमर्शियल बेसिस पे लिया है, इसरो ने कॉमर्शियल बेसिस पे, कि उसके बदले में थोड़ा पैसे की कमाई हो जाएगी, इस बेसिस पे ये हमने सिंगापुर से एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो इसरो की एक कंपनी है NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये NSIL कंपनी इसरो ने बनाई है 2019 में, जो इसरो के लिए कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स लेकर के आती है विदेशों से। मान लीजिए कोई दूसरा देश है जिसके पास खुद के कैपेसिटी नहीं है अपने सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करने का, तो फिर उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आता है NSIL
इसरो के लिए, और फिर इसरो उसके बिहाफ पे, जैसे इस केस में सिंगापुर के बिहाफ पे इसरो ने 3 सैटेलाइट लॉन्च किए, जिसके बदले में हमें कुछ कॉमर्शियल कमाई हो जाएगी इसरो को. तो दिस इज द आइडिया. You should know about NSIL. It is a subsidiary company of ISRO. It is if a foreign country has to put its satellite into space, it can give commercial order to NSIL. It was established in 2019. अभी तक ये 10 बड़े बड़े कॉमर्शियल ऑर्डर्स ला चुका है इसरो के लिए. 3 उसमें से सक्सेसफुली इंप्लीमेंट भी हो चुके हैं. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट IOC to increase capacity of Digboy refinery, and this topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. तो पहले थोड़ा सा डिगबॉय रिफाइनरीज के बारे में जानते हैं. डिगबॉय रिफाइनरी वाज कमीशनड इन 1901 एंड इनफैक्ट इट इज़ एशियाज ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरी. इनफैक्ट इट इज़ एशिया की तो सबसे पुरानी रिफाइनरी है ये. इंडिया की नहीं, एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी है डिगबॉय रिफाइनरी, हमारे स्टेट आसाम की, और पूरे दुनिया की ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरीज में से ये एक है. इसको पहले आसाम ऑयल कंपनी ने लॉन्च किया था. उसके पहले उसको हम लोग बर्मा ऑयल कंपनी कहते थे. बाद में 1981 में इसको IOCL को दे दिया गया. आखिर डिगबॉय में रिफाइनरी आई कैसे, उसकी भी अपनी एक कहानी है. देखो, डिगबॉय में ओरिजिनली ब्रिटिशर्स रेलवे लाइन बिछा रहे थे डिगबॉय एरिया में. तभी उनको एक्सीडेंटली तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के जंगल वाले पार्ट में थोड़ा बहुत ऑयल सीप करते हुए मिल गया, इमर्ज होते हुए मिल गया कि ऑयल बार लगातार निकल रहा है, क्रूड ऑयल. तो फिर उन्होंने वहाँ पे डिगिंग करना शुरू किया एंड द लोकल बॉयज वेयर डिगिंग. सो स्टोरीज गोज लाइक दिस कि ब्रिटिशर्स वेयर सेइंग, दे वेयर सेलिब्रेटिंग डिग ऑन बॉय, डिग बॉय, डिग बॉय. सो दिस इज हाउ द नेम डिग बॉय केम. अब ये स्टोरी है. तो फॉरेस्ट एरिया में उनको मिल गया इस तरह का क्रूड ऑयल जो लगातार सीप आउट हो रहा था. सो दे व्हेन केप्ट ऑन डिगिंग दे रियलाइज्ड कि यहाँ पे बहुत सारा क्रूड ऑयल भी है, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे रिफाइनरी इस्टेब्लिश कर दी, विच इज़ नाउ इंडिया एंड एशियाज ओल्डेस्ट रिफाइनरी. करंट न्यूज़ ये है कि डिगबॉय रिफाइनरी में जो IOCL की है उसमें 740 करोड़ और इन्वेस्ट किए जाएंगे, और उसकी कैपेसिटी को 0.6 मिलियन टन्स पर एनम से बढ़ा करके 1 मिलियन टन्स किया जाएगा. तो मान लीजिए कभी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ आसाम पे आप सवाल आंसर लिख रहे हों, तो वहाँ पे आप इस करंट प्रोजेक्ट का नाम मेंशन कर सकते हैं amongst other projects that are being taken up in Assam, which could help in increasing employment opportunities in Assam and bringing industrial development in Assam. Next article is about Snake Island. This is important from prelims perspective. तो देखिए, छोटा सा न्यूज़ है, ध्यान से देख लीजिए. यहाँ पे कहीं पे ब्लैक सी में छोटा सा है स्नेक आइलैंड. स्नेक आइलैंड पहले यूक्रेन को बिलोंग करता था, बाद में रशियन फोर्सेस ने इसको छीन लिया था. करंट न्यूज़ ये है कि वापस से यूक्रेनियन फोर्सेस ने स्नेक आइलैंड को छीन लिया है रशियन फोर्सेस से, विच इज़ वेरी स्ट्रैटेजिक इन नेचर. तो दिस कुड बी कंसिडर्ड एज अ स्मॉल विक्ट्री फॉर यूक्रेन इन दिस ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर. लेकिन अब ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ तो चलती रहेंगी, लेकिन स्नेक आइलैंड इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. हो सकता है कि आपसे कुछ पूछ ले स्नेक आइलैंड के बारे में, कहाँ लोकेटेड है. तो लोकेशन तो आप देख ही रहे हैं, स्नेक आइलैंड इज़ इन ब्लैक सी. इट इज़ ऑन द माउथ ऑफ डैन्यूब रिवर. तो डैन्यूब रिवर के माउथ पे है. डैन्यूब रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है. देखो, यूरोप का ऐसे बहुत दूर से आता है, ऐसे डैन्यूब रिवर जर्मनी से आता है और यहाँ आकर के वो ड्रेन आउट होता है. तो डैन्यूब रिवर के डेल्टा पे या माउथ पे है. डैन्यूब रिवर इज सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप आफ्टर वोल्गा, एंड यू सी वोल्गा रिवर इज हियर which drains into this Caspian Sea and Volga river is in Russia. तो ये सबसे लंबी रिवर है, लगभग 3200 किलोमीटर की. उसके बाद है डैन्यूब रिवर, लगभग 2800 किलोमीटर की. तो ये दोनों याद रखना. डैन्यूब रिवर के माउथ पे है स्नेक आइलैंड. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. इस क्वेश्चन में ये GI टैग ऑफ लैकरवेयर आर्ट ये सही मैच नहीं है. दिस इज फ्रॉम वाराणसी इटसेल्फ, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन A, 1 ओनली. एंड ह्यूमन सेल में सिग्नल प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल. और इसमें कैसा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट IEA एंड IRENA आर 2 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.